पिछली वीडियो पर काफ़ी मित्रों के कमेंट आए और कई मित्रों ने दूसरी वीडियो बनाने के लिए भी कहा, जिनमें गणेश गुप्ता जी हैं, अनुबेन पटेल जी हैं, राजू जी हैं, सच्चा सबसे अच्छा है, राणा जी हैं। कई लोगों ने पूछा और कई मित्रों ने वर्तमान के बारे में भी पूछा है कि आप वर्तमान का क्या संबंध मौन से है, कैसे है, इस पर भी थोड़ा विचार डालें तो वर्तमान के बारे में भी कुछ बातें साफ होंगी। तो पहले हम मौन के ऊपर ही बात करते हैं कि मौन में क्या क्या अनुभव होते हैं। आप सब भी जानते हैं कुछ बातों को, तो जो मोटी मोटी हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे ही हम मौन में जाने का कोई निर्णय लेते हैं, संकल्प लेते हैं, जैसे ही मौन शुरू होता है तो हमारी ऊर्जा एक तरह से संरक्षित होने शुरू हो जाती है। संरक्षित का मतलब है कि वो बाहर नहीं जा रही है, बाहर का कोई फैक्टर उस पर काम नहीं कर रहा है। जो भी फैक्टर है हमारे अंदर के ही काम करेंगे, चाहे वो हमारा मन है या हमारे शरीर की किसी तरह का कोई बात है। और जैसे ही ऊर्जा बाहर जानी बंद होती है और संरक्षित होती है तो तुरंत एकदम से अंतर्मुखी हो जाती है, क्योंकि ऊर्जा का स्वभाव चलने का है, वो रुकती नहीं है। और जैसे ही अंतर्मुखी होगी तो सबसे पहले उसका उपयोग, क्योंकि शरीर तो मोशन में नहीं चलता इस दौरान, सबसे पहले उसका उपयोग हमारा मन ही करेगा और मन अपने ढंग से करेगा। शुरू में एक तरह से उसका दुरुपयोग ही करेगा, क्योंकि अभी उसकी पावर कुछ ज़्यादा है, हमारी कम है। नेगेटिविटी में ले जाएगा और ले जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जब हम मौनों की संख्या बढ़ाते हैं, धीरे धीरे और करते हैं, फिर धीरे धीरे हमारा शरीर शांत होने की वजह से चेतना भी शांत होने लगती है। और चेतना शांत होने के साथ ही साथ फिर मस्तिष्क भी, हमारा मन भी कुछ समझने लगता है, वो भी धीरे धीरे शांत होने एक तरह से लगता है। और जैसे ही शांत होंगे तो फिर हमें एक स्थिरता का अनुभव भी होगा और थोड़ा सा वहाँ से हमारा एक तरह से नए नए अनुभव भी होने हमें शुरू होंगे। तो जैसे ही हम शुरू करते हैं और चेतना अंदर बढ़ती है, मन थोड़ा थोड़ा शांत होने लगता है और उसके साथ ही शरीर शांत होने लगता है, क्योंकि शरीर का जो मेन कारक है उसको गतिशील रखने का, भले ही वो बाहर से हमें दिखाई दे न दे, लेकिन अंदर शरीर की हमारी सेल्स में या और सभी चीज़ों में गतिशीलता रहती है मन की गतिशीलता के कारण। तो जैसे ही शरीर शांत होता है मन के शांत होने के बाद, तो हमें कुछ अनुभव बड़े अजीबो गरीब होते हैं जो कि हमारा शरीर हमें कराता है। और यही बात इस मानव शरीर की एक तरह से स्पेशलिटी है, या कहो इसकी एक खासियत है, जिसके बारे में हमारे पुस्तकों में भी कहा कि मानव शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है। और सच तो यह कि यदि हम मौन रहने की कला सीख लें, चुप बैठने की, तो हमारा शरीर ही हमें इतनी अजीब अजीब अनुभव कराता है कि हम सोच भी नहीं सकते, जिनका हमें अनुमान भी एक तरह से नहीं होता है। और जैसे ही ये अनुभव हमें होते हैं, इनके साथ साथ हमारे मन को भी एक नया एरिया मिलता है सोचने का, थिंकिंग का। निगेटिविटी से हटकर वो पॉजिटिविटी पर आता है, क्योंकि इन अनुभवों से जो एक तरह से हमें आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, जो भी मिलता है, ये एक रोमांच मिलता है, सच में तो वो मन को ही मिलता है, शरीर तो एक माध्यम है। तो फिर मन भी हमारा इस तरह पे एक तरह से गतिशील होता है। और मन और शरीर के स्थिरता के साथ ही हमारी चेतना भी स्थिर होती है, और स्थिरता के साथ ही साथ एक तरह से थोड़ा सा हमारा अवेयरनेस बढ़ती है, जागरण बढ़ता है। और ये अवेयरनेस जो है और जागरण जो है, एक तरह से इसकी वजह से ही, दोनों चीज़ों से, फिर हमें मन के मैकेनिज्म को, मन की कार्य प्रणाली को समझने की एक तरह से हमें ऑटोमेटिक ही हमारी अंदर एक योग्यता एक तरह से पैदा हो जाती है। यहीं पर हमें एक बात का पता चलता है कि
इन सारी चीज़ों का, चाहे वो शरीर की गति है, मन की है या कुछ भी है, इन सब का जिम्मेदार मैं ही हूँ। और जैसे ही हमें ये पता चलता है तो फिर हमें ये भी पता चलने लगता है कि यदि किसी विचार को हमने शुरू में ही रोक दिया तो ठीक है, वरना फिर वो जैसे ही वो एक मोमेंटम पकड़ ला गति पर, फिर उसका रोकना मुश्किल है और फिर वो पता नहीं कहाँ तक जाएगा। और बाद में ये भी होगा जब हम बहुत देर में होश में आएंगे या उसका एक तरह से सब्जेक्ट बदल लेगा, उसका काम करने का ऑब्जेक्ट बदल लेगा, तो फिर वो ये भी हो सकता है कुछ नेगेटिविटी ऐसी छोड़ जाए जो हमारे मन में अंकित हो जाए और हमें भविष्य में परेशान कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों का हमें एक तरह से मौन में ही पता चलता है। इसके साथ ही साथ और भी कई चीज़ों का पता चलता है। यदि मौन लंबा है, जितना लंबा होगा उतने ही हमें अलग अलग तरह के अनुभव होंगे। एक बड़ी अजीब बात हमें पता चलेगी कि हमारा जो भोजन है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी का हमारे ध्यान पर, हमारी एकाग्रता पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि हम कहने को ही अभी आत्मा है, सच में हम शरीर के एक एक सेल में घूम रहे हैं। और यदि हमारे शरीर का सेल या ऑर्गन सब एक तरह से तनाव में रहेंगे या हमने ऐसा भोजन ले लिया जिससे वो एलर्जी करते हैं, तो फिर सारी हमारी चेतना, सारी प्राण ऊर्जा, सारा मन, हम सब कुछ वहीं अटका रहेगा। तो इसलिए इन सारी चीज़ों का हमें एक तरह से मौन में ही पता चलता है। और ये भी पता चलता है कि शरीर हमारा कितना ज़्यादा सहयोग कर सकता है और इस शरीर की कितनी एक तरह से बड़ी बड़ी खूबियाँ हैं। इसके साथ ही हमें भोजन का पता चलेगा और साथ ही ये भी पता चलेगा कि हर चीज़ का जिम्मेदार मैं ही हूँ। चाहे कोई मन एक्टिविटी कर रहा है या शरीर कर रहा है, लेकिन वो सभी चीज़ें एक तरह से छोड़कर, शरीर के ऑटोनोमस जो सिस्टम है उसको छोड़कर सारी गतिविधियाँ मेरी ही परमिशन से होती हैं। ये सारी चीज़ें में साफ होंगी। इनके साथ ही साथ बहुत सी नई ऊर्जाओं का पता चलेगा। कुछ शरीर जनरेट करेगा और कुछ बाहर से आएंगी अंतरिक्ष से। उन सब का हमें साफ साफ पता चला वो किन केंद्रों पर हमारे आती हैं, किन विचारों के साथ किन केंद्रों पर आते हैं, किस भाव के साथ किन केंद्रों पर आती हैं। और ये करने की ज़रूरत नहीं, ये सारी चीज़ें अपने आप ही होती हैं। हमें कोई भाव या विचार नहीं करना है, ये तो सिर्फ शरीर और मन की स्थिरता के एक तालमेल, एक स्थिति की वजह से ही सारी आने लगती हैं। और धीरे धीरे हमें एक बात अंत तक पता चल जाती है कि सब कुछ का जो भी है वो मैं ही मालिक हूँ, मैं ही जिम्मेदार हूँ, मैं ही चाहे इन्हें जैसे चलाऊँ। और हम शरीर और मन को एक तरह से अलग अलग करके जो देखते हैं वो सच में अभी हमारी एक तरह से बेहोशी है। असली बात है कि हर चीज़ का जिम्मेदार मैं हूँ। यही बात अंत में एक तरह से हमें पाएगी और यही एक तरह के ये स्थूल अनुभव हैं जो हमें इस उसमें होते हैं। और फिर हम थोड़ा सा इसके बाद फिर कुछ सूक्ष्म अनुभव पर भी बात करेंगे। इसमें अभी तक जो हमने स्थूल अनुभव की बात की, इसके बाद थोड़े हमारे सूक्ष्म अनुभव भी यहाँ से आगे शुरू होते हैं जब हम लंबे मौन में चलते हैं। और सूक्ष्म अनुभव में जो सबसे अच्छा अनुभव एक तरह से कहो या उपयोगी, वो ये होता है कि जितनी भी हमारी समस्याएं होती हैं हमारे मन में, भविष्य को लेकर या वर्तमान को लेकर, एक तरह से हमारा जो एक कॉलेक्टिव अनकॉन्शियस है ब्रह्मांड में, उसके पास एक तरह से हर समस्या का समाधान है। और जैसे ही हम मौन में जाते हैं, धीरे 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 और समय बढ़ता है, तो वहाँ से हमें धीरे धीरे अपनी समस्याओं का हल मिलना शुरू होता है। हालांकि अनकॉन्शियस हमारा है या यूनिवर्स का है, कॉलेक्टिव अनकॉन्शियस है, उसकी भाषा चित्रों की होती है और वो चित्रों के माध्यम से हमें हमारी समस्याओं का, हमारे भविष्य की एक तरह से सारी की सारी पूर्व सूचना देता है। और फिर हमें उन चित्रों को धीरे धीरे डिकोड करना सीख जाते हैं कि उसका क्या मतलब है। और ये सारा धीरे धीरे होता है, जितना लंबा मौन चलेगा उतना ही चलेगा, इसका हमें पता चलता जाएगा। और आप लोगों ने एक तरह से सुना भी होगा कि बहुत से साइंटिस्ट, जितने बड़े बड़े आविष्कार हुए, उनमें सारों में इसी तरह से हुआ है जब उन लोगों ने थक कर पूरे रिलैक्सेशन में पहुंच गए। हालांकि उन्होंने कोई ध्यान नहीं किया, लेकिन वो थक कर मजबूरी में रिलैक्सेशन में चले गए माइंड। और जैसे ही वो रिलैक्सेशन में चले गए, ध्यान और रिलैक्सेशन एक दूसरे का एक तरह से एक ही चीज़ है, पर्यायवाची है, तो वैसे ही उन्होंने कुछ चित्र दिखाई दिए
और फिर उन्होंने उन चित्रों को धीरे धीरे डिकोड कर लिया और बड़े बड़े आविष्कार हुए। आप लोगों ने पता होगा मैडम क्यूरी का जो है, जो उन्होंने यूरेनियम वगैरह या थोरियम वगैरह जो भी उन्होंने इस तरह की रिसर्च की थी, उसके पीछे भी यही था सारा का सारा। और सिलाई मशीन में भी उन्होंने ये जो सुई के आविष्कार पर सारी बात अटकी हुई थी सिलाई मशीन में, वो भी ऐसे हुआ। बेंजीन का आविष्कार, ये सारी चीज़ें सब चित्रों के माध्यम से, और यही नहीं और बहुत से आविष्कार सब चित्रों के माध्यम से ही उन वैज्ञानिकों के दिमाग में आए हैं। और तब आए हैं जब वो थक कर पूरी तरह से रिलैक्स हो गए मजबूरी में, और बड़े बड़े आविष्कार हुए। तो उन लोगों की तो मजबूरी में हुए, लेकिन एक साधक अपनी स्वेच्छा से सारा करता है। तो जितने हम लंबे मौन में जाएंगे, हमें अपने भविष्य की रूपरेखा, योजनाएं, अपनी समस्याओं के हल सभी एक तरह से चित्रों में मिलने शुरू हो जाएंगे। और फिर धीरे धीरे शुरू में हम पूरी तरह डिकोड नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम फिर धीरे धीरे हम उनको डिकोड करना भी सीख जाएंगे। दूसरी बात, हमें जो जो हमारी होश बढ़ेगी, हमें अपने माइंड सेट का भी पता चलेगा कि हमारा माइंड सेट कितना एक तरह से यांत्रिक है, हम यांत्रिक जीवन जी रहे हैं। और फिर धीरे धीरे यहीं से एक दूसरी बात और निकलेगी कि हम कैसे अपने माइंड सेट को बदल सकते हैं। और माइंड सेट बदलने की यदि हमने बात समझ में आ गई, तो फिर हमारे हाथ में एक तरह से कुंजी आ गई, क्योंकि असली चीज़ हमारे सुख दुख या एनलाइटनमेंट का हो, सफलता असफलता कुछ भी हो, सब का एक तरह से आधार हमारा माइंड सेट है, यानी हमारा थिंकिंग पैटर्न ऑफ आवर माइंड, सब कुछ वो है। और ये सारी चीज़ें हमें लंबे मौन में ही पता चलती हैं। इसी में हमें यह भी पता चलता है कि हमारा शरीर और मन कैसे जुड़ते हैं, कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। शरीर में कुछ होता है तो कैसे मन बदल जाता है, मन में कुछ होता है तो कैसे शरीर बदल जाता है। ये जितनी भी सूक्ष्म चीज़ें हैं हमारे जीवन की, एक तरह से सारी की सारी चीज़ें हमें इसी उसमें ही सारी की सारी एक तरह से पता चलती हैं। और फिर इसके बाद जैसे ही हम एक तरह से अपने माइंड सेट को बदलना सीख जाते हैं, तो फिर धीरे धीरे हमें यह भी पता चलता है कि कौन सी चीज़ें लाभदायक हैं हमारे लिए, कौन सी हानिकारक हैं, कौन सी चीज़ें, कौन सा माइंड सेट, कौन से पॉजिटिव थाट्स हमारे लक्ष्य को एक तरह से लाभान्वित करते हैं। जैसे कि हमारा लक्ष्य है 0 थाट में जाना, तो फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें, ये कहीं कोई किसी पुस्तक में नहीं है या किसी उसमें कोई नहीं आपको बताएगा, ये आपके अनुभव से ही आएंगी। और ध्यान रखना, जो चीज़ अपने अनुभव से आती है वो हमेशा के लिए स्थिर हो जाती है, क्योंकि उस पर आपका मन कल शक नहीं कर सकता। दूसरे की बताई चीज़ों पर, चाहे वो पुस्तक की हैं, गुरु की हैं, किसी की भी हैं, उन पर हमेशा उसमें एक गहरे में एक शंका रहती है। तो ये सारी की सारी धीरे धीरे इन चीज़ों का पता चलता है। जो जो जितना लंबा मौन होगा उतना ही आप धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर जाएंगे, 0 थाट की ओर जाएंगे। फिर एक दिन धीरे धीरे इसी में आप अपना जो उद्गम है, एक तरह से ओरिजिन है हमारा, धीरे धीरे उससे परिचित होंगे। फिर धीरे धीरे आप शून्य की झलकें भी आपको मिलने लगेंगी, और फिर उसमें आप धीरे धीरे एक तरह से उससे भी फिर आप परिचित हो जाएंगे। इसके बाद और जो आए हैं कमेंट्स, मित्रों ने पूछा है, व्हाट्सएप पर भी आए हैं वर्तमान के बारे में। तो हम वर्तमान के ऊपर बहुत बातें होती हैं, इनको भी हमें थोड़ा समझना है। यहाँ पर वर्तमान का अर्थ होता है कि हम जहाँ हैं वहीं पर अपने चारों तरफ के वातावरण, अपना शरीर, अपना मन, प्रत्येक चीज़ के प्रति अवेयर हैं और सहज अवेयर हैं, न कि किसी तनाव की वजह से जोर ज़बरदस्ती की। तो इसको एक तरह से वर्तमान में होना कहा जाता है। और इसमें एक और भी बात है बड़ी सीधी सी, कि 2-3 शब्द हम सुनते हैं अध्यात्म में, रोज़ सुनते भी हैं, साधना करते हैं। एक शब्द है अवेयरनेस, जिस पर सबसे ज़्यादा काम होता है। अंतिम बात जागरण मानी जाती है। एक चीज़ है वर्तमान में होना। हम इनको अलग अलग ढंग से इनमें साधनाएं करते हैं, जबकि सच्चाई है तीनों ही ये चीज़ें
एक ही स्थिति का एक तरह से नाम है, तीन अलग अलग कहो या अलग अलग तरफ से अलग अलग कोणों से देखी गई एक ही बात है। जब एक इनमें जितनी गहरी होगी उतनी ही गहरी दूसरी ऑटोमेटिक हो जाएगी। जागरण, अवेयरनेस, वर्तमान में होना। तो वर्तमान में होने का सीधा है कि हम कैसे जहाँ हैं वहीं उसी अक्षण के प्रति, उसी स्थान के प्रति, उसी अपने शरीर विचार सब के प्रति एक तरह से सहज में रुके हुए हैं, शांत। अब इसमें भी फिर दो तीन बातें हैं, क्योंकि साधना में वर्तमान में होने पर भी बहुत प्रयोग चलते हैं, लेकिन हमें इसमें दो तीन बातें समझनी पड़ेंगी। पहली बात है कि बहुत से अक्षण वर्तमान में होने के ऐसे होते हैं जो हमें अचानक घट जाते हैं, और इस तरह के सभी व्यक्तियों के जीवन में आते हैं। कोई साधक है या बिना साधक है, लेकिन हम उनको किस तरह से मतलब उनको डिफाइन करता है हमारा मन, वो एक अलग मैटर है। और सब क्या आते हैं, और गुरु जी ने तो यहाँ तक कहा है कि हर आदमी के जीवन में इस तरह के अक्षण आते हैं, और उन अक्षणों का अगर सेकंडों का जो हिसाब होता है उसको जोड़ा जाए तो पूरे जीवन में वो 5 मिनट होते हैं एक सामान्य आदमी के, लेकिन वो उनको समझ नहीं पाता, ये जो अचानक वाले होते हैं। अब इसमें फिर अचानक वाले को हम कैसे समझेंगे, इसमें कई चीज़ें हैं। जैसे ये कि हम किसी सुंदर स्थान में गए अचानक से, और वो इतना सुंदर है कि हमने कभी देखा नहीं, तो उसको देखकर हमारा मन कुछ क्षणों के लिए रुक जाएगा, हालांकि उसके तुरंत बाद फिर चल जाएगा, लेकिन उसमें हमें एक झलक मिलती है अपने में होने की, रुकने की, वर्तमान में होने की, पूरी तरह वर्तमान, भले ही वो थोड़ा एक्शन हो। कोई सुंदर पर्वत देखा, सुंदर सीनरी देखी, इंद्रधनुष देखा, कोई और स्थान देखा, कोई भी सुंदर चीज़, और ये संगीत से भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं। कोई मनपसंद संगीत में आप इतने लयबद्ध हो जाते हैं, इस तरह से पूरी आपकी चेतना का हो या मन उसमें इन्वॉल्व हो जाता है कि आप कुछ क्षण के लिए रुक जाएंगे, वर्तमान में हो जाएंगे। और प्रेम में भी हो सकता है, यहाँ तक कि आपने मनपसंद यदि कोई भोजन भी किया है, वैसे तो भोजन की एक और बात मैं आपको बता दूं अभी ध्यान है कि यदि आपको मनपसंद भोजन मिलता है तो भोजन के बाद लगभग 1 घंटे तक, क्योंकि आपकी सारी बॉडी, सारी चेतना, सारा मन, सारी प्राण ऊर्जा उसको सही करने में, वो पॉइजनस ना हो जाए, उसको ठीक ठाक करने में जुट जाती है। और उस वक्त आपके पास जो पहले से ध्यान करते आ रहे हैं जो लोग, उनको एक बहुत अच्छा मौका है थोड़ी देर का, भोजन के तुरंत बाद का यदि वो विश्राम में लेट जाएं तो उनको बहुत अच्छे ध्यान के अनुभव होंगे, क्योंकि सारा मन उसमें उलझ गया है। और अब आप अपना जो भी विचार कर सकते हैं या जैसे भी स्थिर हो सकते हैं, बस अवेयर होना है और कुछ भी नहीं, सोना नहीं है। तो एक तरह से इसका भी लाभ ले सकते हैं। तो ये कई चीज़ें इस तरह की अचानक होती हैं, इनको भी हमें थोड़ा सा समझना चाहिए, इनका हम लाभ ले सकते हैं इन चीज़ों का, और ये अचानक घटती हैं। और आपने रामकृष्ण के बारे में भी सुना होगा, उनको जो समाधि का पहला अनुभव आता है एक तरह से, वो भी ऐसे अचानक उससे ही हुआ था, चूँकि बहुत संवेदनशील आदमी थे। असली बात तो एक साधक की संवेदनशीलता सबसे पहली बात होती है। जो साधक जितना संवेदनशील होगा, माना वो कुछ कष्ट भी झेलता है, लेकिन वो ध्यान के अनुभव में भी उतने गहरे में जाता है। तो रामकृष्ण के साथ भी यही हुआ था। रामकृष्ण ने पहली बार आकाश में बादल थे और एक सफ़ेद बुगलों की उड़ती हुई कतार नीचे से उठी, तालाब वगैरह से कहीं से, और आकाश में गई बादल के सामने से, और वो इतना सुंदर दृश्य था कि वो बेहोश होकर गिर गए, बहुत देर में होश आया। और ये उनको समाधि का पहला अनुभव था, क्योंकि मन रुक गया। बस मन का रुकना ही समाधि का अनुभव है। अब वो कितनी देर रुकता है, किस कंडीशन में रुकता है, जोर ज़बरदस्ती से या सहज में या समझ से, वो एक अलग मैटर है। तो ये इस तरह की जो सारी की सारी घटनाएं होती हैं, हमें एक तरह से ये वर्तमान में होने की, ये बहुत सी चीज़ें हैं इस तरह की, और भी हो सकता है किसी को कोई दूसरी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ये सारी की सारी हमें वर्तमान में ले जाती हैं। तो इन चीज़ों का भी हमें एक तरह से लाभ लेना चाहिए, लेकिन चूँकि ये अचानक होती हैं और हम इतने संवेदनशील नहीं होते कि हम इनका कुछ ज़्यादा लाभ लें, बस थोड़ा सा मिलता है, लेकिन हमें अवेयर होकर उसका लाभ लेना चाहिए। उसको वैसे ही ना जाने देना चाहिए कि भाई कुछ वैसे ही होगा, हमें नहीं पता क्या हो गया, ऐसा नहीं। तो हमें उसका सजगता से लाभ लेना चाहिए।
लेकिन इनमें एक बात ध्यान रखें कि ये हमको कुछ ज़्यादा गहराई से नहीं ले जाती। हम सभी लोग इतने संवेदनशील नहीं होते रामकृष्ण की तरह कि हम इन चीज़ों को इतनी गहराई में ले लें। बस ये तो मैंने बताया जानकारी के लिए कि ऐसे भी घटता है, और चूंकि ये अपनी मर्जी से घटती हैं तो ये अपनी मर्जी से ही चली भी जाती है। मन फ़ौरन चल जाता है। हमारा मन इतना एक तरह से चंचल है कि वो रुकता नहीं। ये तो उसकी मजबूरी है कि उसको रुकना पड़ता है, ताकि वो इसमें कोई तर्क नहीं दे सकता, वो इसलिए उसको रुकना पड़ता है। मन रुकता ही तभी है जब कुछ चीज़ें अनपेक्षित घट जाती हैं, तो उसको रुकना पड़ता है। और साधना का मतलब है जो साधक का लक्ष्य है वो ये कि वो उसे अपनी मर्जी से और सचेतन रूप से एक तरह से उसके पार चला जाए या उसके चलने के आधारों को गिरा दे। तो ये थोड़ी सी बातें हैं, इनको हमने समझना चाहिए। अभी तक जो हमने वर्तमान में रहने की जो बातें की हैं, जो अचानक घटती हैं, अब हम थोड़ा उन विधियों पर भी बात करेंगे जिन पर कि अक्सर साधना में वर्तमान में रहने की विधियाँ दी जाती हैं और वर्तमान में रहने को एक तरह से साधा जाता है। तो इनमें पहली तो यही है कि हम वर्तमान में रहने की विधियाँ अपने अपने ढंग से सभी करते हैं, गुरु लोग भी देते हैं, पुस्तकों में भी है कि वर्तमान में ठहरो, वर्तमान में रहने की कोशिश करो। तो ये ठीक है, लेकिन कुछ ज़्यादा गहरी ये चीज़ें जाती नहीं, क्योंकि सच बात तो ये कि वर्तमान साधन में आप खुद ही उसमें उलझे हुए हैं। तो इसलिए पूरी तरह वर्तमान में आप रह ही नहीं सकते, क्योंकि ये प्रयास है। शुरू में ये सहायक हो सकती है, कोई इसमें बुराई नहीं है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा गहरे में नहीं ले जाती, क्योंकि आप प्रयास कर रहे हैं। सच में तो वर्तमान में रहना वह है कि जो एक तरह से आपकी समझ से एक तरह से अचानक से सहज रूप से आए। और ये जो वर्तमान में रहने की साधना है जो हम अक्सर करते हैं, इसमें भी कई बातें समझने की हैं। वर्तमान में साधक तो साधनाएं करते ही हैं, इसमें और भी बहुत से लोग होते हैं जो वर्तमान में रहने की कला से एक तरह से या इस टेक्निक से परिचित हो जाते हैं, या कहो उनको ये घट जाती है परिधि के तल पर, बाहरी तल पर। उनमें बहुत सी ट्रेनिंग है बड़ी खतरनाक चीज़ों की, आप सबने सुनी होगी, पढ़ी होगी। बहुत से कमांडोज की ऐसी ट्रेनिंग होती हैं कि वो बड़े खतरनाक होती हैं, और उनको साधते साधते वर्तमान में रहना उनका एक तरह से उनकी हैबिट बन जाती है, उनके मन का एक माइंड सेट बन जाता है। कमांडोज की ट्रेनिंग है, बहुत से गेम्स हैं ऐसे, उन गेम्स में बहुत ज़्यादा एक तरह से अवेयरनेस की ज़रूरत पड़ती है, वर्तमान में रहना पड़ता है, उनमें भी हो जाता है व्यक्ति। कंप्यूटर गेमिंग में भी हो सकता है, और बहुत से और ख़तरनाक गेम है, तलवारबाजी भी है, उनमें भी है। तो ये इस तरह की बहुत सी चीज़, शतरंज है, बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आप वर्तमान में एक तरह से रहना एक साधक की वो बात बन जाती है। लेकिन ध्यान रखना, ये बाह्य चीज़ों की वजह से एक तरह से हमने यह साधी है। ये सिर्फ हमारी चेतना की परिधि पर रहेगी। चेतना स्थिर होगी और हम वर्तमान में भी रहेंगे, लेकिन बाहरी चीज़ों के कारण। तो अतः हमारे जो अंदर है चेतना पर, वहाँ कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होना। इसको एक तरह से आप इस तरह के जो वर्तमान में होना, इसको आप एक तरह से ये जो हमारा कंसंट्रेशन होता है, इसको कंसंट्रेशन कहते हैं, फोकस कह सकते हैं। लेकिन एक तीसरी चीज़ होती है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि चेतना अपने केंद्र पर केंद्रित हो रही है। वो डिफरेंट बात है, उसमें भी हम वर्तमान में होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल डिफरेंट बात है। ये फोकस होना और ये एक तरह से कंसंट्रेशन होना, ये सारी की सारी उसी तरह की चीज़ें हैं, वर्तमान इनमें भी घटता है। लेकिन ये चीज़ें एक तरह से इतनी ज़्यादा अंदर तक नहीं जाती। तो इसमें भी 2-3 बातें समझने की हैं। पहली बात तो यही है कि ये पहले वाले से एक तरह से ज़्यादा अस्थायी हैं। जो हमारी अचानक से घटने वाली वर्तमान की स्थिति थी, ये उससे ज़्यादा अस्थायी हैं, क्योंकि इनमें थोड़ा खतरा है। चाहे वो कोई खिलाड़ी है या कोई और है,
और गुरुजी तो इस तरह के बहुत कराता था, अपने साधकों को ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ा देता था, बहुत ऊंचे ऊंचों पर, और फिर आंखें बंद करके नीचे बैठ जाता था। पहले कहता था चढ़ रहे हो। नदियों में आपने पढ़ा होगा, नदियों के अंदर उतार देता था, सूखी नदियों में जो नहरें थी, फिर नहरें छुड़वा देता था और कहता था कि हिलना नहीं है। वो बहुत खतरनाक प्रयोग करवाता था। और पूरी बात तो सच में है कि चेतना जो हमारी जागती है, ये वर्तमान में आती है, सच में वो खतरे में ही आती है। लेकिन अब ये प्रयोग चलते नहीं साधना में, अब तो बहुत इस तरह की चीज़ें चलते हैं जो हल्की फुल्की हैं, उनमें चेतना इसीलिए जागती नहीं। साधक बस उन्हीं के एक तरह से एडिक्शन में रह जाते हैं। तो चेतना बिना खतरे के जाग ही नहीं सकती, चाहे वो खतरा बाहर शरीर का है या हमारे मन में कोई झटका लगता है अचानक से, तब तक चेतना नहीं जागती। तो इन चीज़ों पर भी हमें थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, थोड़े प्रयोग ऐसे करने चाहिए कि जिनमें हमें थोड़ा सा वो भी हो, और इस तरह के प्रयोग से ही एक तरह से हमारा असली जागरण होता है। तो ये जो विधि वाली है, इस तरह से ये पहली वाली जिस पर हम करते हैं, ये पहली वाली अचानक वाली से बेटर है और यही ज़्यादातर आजकल चलती है। लेकिन ये उनसे बेटर जरूर है, लेकिन फिर भी ये परिधि पर ही है, क्योंकि चेतना इसमें प्रयासरत है। तो इसलिए इसको हम ज़्यादा नहीं, इस पर हमें रुकना, हमेशा आगे जाना है। तो अब हम एक दूसरी विधि पर बात करते हैं जो वर्तमान में हमें लाती है एक तरह से, और यह है मौन के द्वारा। पहली हमने जान ली, वो भी वर्तमान में लाती है, लेकिन उतनी ज़्यादा स्थायी नहीं होती। दूसरी है मौन के द्वारा वर्तमान में आना, और इसमें बड़ी सीधी सी बात है, जितना लंबा मौन होगा उतने ही एक तरह से हम धीरे धीरे अपने केंद्र पर भी जाएंगे और हमारा केंद्र विकसित होगा, क्योंकि इसमें हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। हमें मान लिया 21 दिन का संकल्प ले लिया, तो अब मन कितनी देर चलेगा, तो धीरे धीरे उसको एक तरह से वर्तमान में आना ही पड़ेगा, और इसमें हमारी एक तरह से चेतना भी विकसित होती है और सच में हम सेंट्रलाइज होती हैं अपने ऊपर। भले इसमें मन कितना भी करे, लेकिन इसमें सिर्फ दो ही बात रहेंगी, हम और मन, तीसरा इसमें कुछ रहना ही नहीं है। और इसमें एक चीज़ का हमें बहुत लाभ मिलता है, जितना हमारा लंबा मौन होगा, उसको कहते हैं एक तरह से कंपाउंडिंग का लाभ। अब कंपाउंडिंग क्या है? ज़्यादातर हम कंपाउंडिंग शब्द जो है वो एक तरह से गणित का है कहो, ये इंटरेस्ट वगैरह होता है या शेयर मार्केट में चलता है। कंपाउंडिंग का मतलब ये है कि यदि आप लंबे समय तक किसी चीज़ को करते हैं तो कंपाउंडिंग लंबाई के हिसाब से बाद में घटती है। जैसे ये समझो, इसको ऐसा लो जैसे हम गणित में लेते हैं, इंटरेस्ट में लेते हैं, इसको हम अपने विकास पर ले लें, अपनी चेतना के विकसित होने पर या ठहरने पर, इसको उस एक तरह से उन अर्थों में लेते हैं। तो इसमें कहने का मतलब है कि जितना शुरू के, इसको इस एक उदाहरण से समझिए, जितना शुरू के 10 दिन में आप शांत होंगे उतना उसके बाद आप 5 दिन में हो जाएंगे, और जितना उन 5 दिन में होंगे उसके बाद फिर आप उतना 3 दिन में हो जाएंगे, और जितना फिर 3 दिन में होंगे उतना फिर 1 दिन में हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि जो जो लंबाई बढ़ेगी आपका अचीवमेंट समय के हिसाब से ज़्यादा हो जाएगा। तो यही बात इसमें होती है, जितना लंबा मौन है उतना ही आपको एक तरह से असली चीज़ों का एक तरह से पता लगेगा, और इसमें आपको एक तरह से अपने शून्य में कहो जाने में, जीरो थॉट में कहो जाने में, अपने उद्गम पर कहो जाने में, धीरे धीरे सारी की सारी चीज़ें आपको लंबे मौन में एक तरह से होंगी। तो ये जो लंबे मौन से जो वर्तमान में ठहरना आएगा एक तरह से, ये उस पहले वाले से भी बेटर है। ये बहुत गहरी चीज़ है। हालांकि अभी एक तीसरी उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन ये उससे बहुत बेहतर है, क्योंकि इसमें आप धीरे धीरे करते हैं, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है, कुछ प्रयास की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समय बहुत है आपके पास, संकल्प है, और संकल्प ही एकमात्र एक ऐसी चीज़ है जो सच में चेतना को जगाता है। दो ही चीज़ें हैं, संकल्प जगाता है या कोई खतरा जगाता है। बाकी चीज़ें तो बहुत नीचे की हैं एक तरह से, वो तो बस सच में कहो तो कुछ विधियाँ तो ध्यान की जो करते हैं वो तो एक तरह से मनोरंजन टाइप ही हैं, या बहुत हल्की चीज़ें हैं। दो चीज़ें जरूरी है, संकल्प
या कोई अचानक से आदमी को झटका लग जाए, कोई संवेदनशील हो, ये चीज़ें चेतना को जगाती हैं। तो इसमें जो है मौन वाला है ये बहुत बेहतर तरीका है, क्योंकि सेफ है, सुरक्षित है, समय आपके पास बहुत है। तो ये एक बेटर तरीका है नंबर 2 वाला। तो इसको ही मैं एक तरह से रिकमेंड करता हूँ और इस पर हम सभी साधकों को काम करना चाहिए। अब हम तीसरी टाइप की बात करते हैं, जो तीसरा टाइप है वर्तमान में होने का, और ये सर्वश्रेष्ठ है। और ये मौन में भी घट सकता है और बिना मौन के भी घट सकता है। अच्छा तो है कि मौन के द्वारा घटे तो और बेटर है, वरना ये बाहर भी घट सकता है किसी को। ये तो सिर्फ आदमी की संवेदनशीलता पर निर्भर है सारी बातें। ये आता है पूर्ण समर्पण से। आपने अपने अनुभव से चीज़ों को जान लिया और पूर्ण समर्पण कर दिया अनंत को, या पूर्ण स्वीकार भाव से भी आ सकता है, या पूर्ण इच्छा रहितता से भी आ सकता है, या आपको इतनी समझ आज गई कि यहाँ कुछ करने कराने का कोई मतलब नहीं है, मेरा करना भी एक तरह से मुझे दुख में ले जाता है, सहज जीवन जियो, उससे भी सारी चीज़ें चल जाती। इसे कहो ये समझ के द्वारा आता है या ज्ञान के द्वारा आता है, तो सच में ये एक तरह से सर्वश्रेष्ठ है। इसमें हमें एक बात का साफ पता चल जाता है कि हमारे करने का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, चीज़ें अपने ढंग से ही घटती हैं। हमें तो बस एक पाठ प्ले कहो करना है, या शरीर लिया है, शरीर की ज़रूरतें पूरी करने के लिए है। यानी एक तरह से ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट अस्तित्व को समर्पण है। आप किसी भी ढंग से करते हैं, किसी भी बात पर आप 100% हो जाते हैं, तो ये धीरे धीरे घट जाता है। और यही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ये आपकी समझ से आता है, ये 100% से आता है, इसमें जोर ज़बरदस्ती नहीं होती। ये मौन में भी घट सकता है, बिना मौन के भी घट सकता है। और एक बात ध्यान रखना, इस जीवन में चाहे हम बाहर भी कुछ चीज़ों को देखें, जो प्रेम वगैरह है, हमारे संबंध हैं, कुछ भी हैं, जो भी चीज़ें सहजता से आती हैं, जो सुंदर चीज़ें एक तरह से, वो हमेशा सहजता से ही आती हैं, सहज विधियों से आती हैं, सहज जीवन से आती हैं, सहज व्यवहार से आती हैं, सहज तरह की थिंकिंग से आती हैं। तो सहजता जीवन में सबसे बड़ी बात है। और सहजता तभी आएगी तब हम किसी को समर्पण करते हैं, और किसी को समर्पण करने का सीधा सा अर्थ है अस्तित्व को समर्पण करो, क्योंकि अस्तित्व हमेशा से हमेशा रहेगा। दूसरे हमारे कोई संबंध हैं, चाहे वो प्रेम के हैं, चाहे गुरु शिष्य के हैं, चाहे किसी के, उनमें कल परिवर्तन आना है पक्का, लेकिन अस्तित्व से ही हम आए हैं, अस्तित्व ही हमारा घर है, अस्तित्व में रहना है, अस्तित्व में जीना है। तो अस्तित्व को समर्पण करो, पूर्ण इच्छा रहितता करो, सब उस पर छोड़ दो। बहुत सी इसमें चीज़ें हैं, लेकिन 100%। तो ये सर्वश्रेष्ठ वाली है। इसमें जो वर्तमान आएगा वो सहज आएगा, उसमें कोई प्रयास नहीं है, वो आपकी समझ से आएगा, अस्तित्व की तरफ से आएगा, उसमें हमारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। तो ये जो तीसरी विधि है वर्तमान में होने की, सहज, ये सर्वश्रेष्ठ है। और कबीरदास का तो आपको पता ही है, उनका तो एक ही वाक्य है, सर्वश्रेष्ठ साधो सहज समाधि भली। तो आशा है कि मित्रों के प्रश्नों के उत्तर एक तरह से मिल गए होंगे। फिर भी जो मित्र कुछ पूछना चाहे कमेंट में पूछ सकते हैं, फ़ोन से पूछ सकते हैं। और आप लोगों ने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।